हेलो फ्रेंड्स। तो कॉमर्स की क्लास में अकाउंटेंसी के हम क्या है सेट 2 को पढ़ेंगे। ठीक है, फर्स्ट सेट एक पिछली क्लास में हमने करवाया था। तो अब क्या है, वसूली खाता क्या है। वसूली खाता क्या है, एक नाम मात्र खाता। वसूली खाता एक क्या है, नाम मात्र अकाउंट है। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, फर्म के समापन पर। सेकंड क्वेश्चन है, फर्म के समापन पर होने वाले व्यय को क्या कहते हैं। वसूली व्यय। होने वाले व्यय को क्या कहते हैं, वसूली व्यय कहते हैं। ठीक है। XYZ 3 कैंडिडेट हैं, इनके ये अनुपात हैं, इनके लाभों का विभाजन करना। ठीक है। इनमें से जो Z है जिसका 16 हिस्सा है उसकी क्या है, मृत्यु हो जाती है। X और Y का नया अनुपात फाइंड करना। ठीक है। तो ये आपने कमेंट में इसका आंसर देना है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसको सॉल्व करवाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मृतक जो साझेदार के निष्पादन को साझेदारी की मृत्यु तिथि से जो है देय राशि पर ब्याज दिया जाएगा। कितना ब्याज दिया जाता है, 6% वार्षिक है। ठीक है, ब्याज दिया। जो मृतक साझेदार है, जिस साझेदार की डेथ हो जाती है, उसके निष्पादन को साझेदार की मृत्यु तिथि से देय राशि पर ब्याज दिया जाएगा 6%। उसके बाद क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, गिरावट या टूट फूट के कारण स्थायी संपत्तियों के मूल्य में कमी कहलाती क्या, ह्रास। ठीक है, स्थायी संपत्तियों के मूल्य में कमी क्या कहलाती है, ह्रास कहलाती है। सामान्य लाभ पर औसत लाभ का आधिक्य है। सामान्य लाभ पर औसत लाभ का आधिक्य, जो सामान्य लाभ है उस पर औसत लाभ का आधिक्य क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, अधिलाभ। ठीक है, अधिलाभ कहलाता है। वसीयत को मानना चाहिए, वसीयत को मानना चाहिए, वसीयत को मानना चाहिए क्या, पूंजीगत प्राप्ति। जो वसीयत है उसको क्या मानना चाहिए, पूंजीगत प्राप्ति मानना चाहिए। वसीयत को पूंजीगत प्राप्ति मानना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, साझेदारी फर्म के पुनर्गठन पर अलिखित देनदारी का लेख करने पर होगा क्या, वर्तमान साझेदारों को हानि। वर्तमान साझेदारों को हानि। ठीक है, वर्तमान साझेदारों को हानि। ठीक है, अलिखित लेनदार का लेख। तो नेक्स्ट क्या है, निम्न घटक ख्याति को संभावित करते हैं, सिवाय किसके, किसके सिवाय, ग्राहकों की स्थिति। निम्न घटक जो ख्याति को प्रभावित करते हैं, व्यवसाय की प्रकृति भी प्रभावित करती है, प्रबंध की कार्यक्षमता भी प्रभावित करती है, मतलब उसकी गुडविल को, पहचान को। ठीक है, और तकनीकी ज्ञान भी क्या है, इसकी पहचान को, ख्याति को, गुडविल को प्रभावित करते हैं। परंतु ग्राहक की स्थिति जो है ये इसको प्रभावित नहीं करती। ठीक है, व्यवसाय की प्रसिद्ध मौद्रिक मूल्य को कहते हैं, क्या कहते हैं, ख्याति। ठीक है, मौद्रिक मूल्य क्या कहते हैं, ख्याति।
तो क्या है, एक साझेदार की मृत्यु होने पर, एक साझेदार की, एक पार्टनर की मृत्यु होने पर संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी, संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी यानी ज्वाइंट को निम्न में पूंजी खाते में जमा किया जाएगा। किसके पूंजी खाते? वो जो है मृत साझेदार जो है उसके सहित उसका अकाउंट भी और सभी साझेदार जो है उनके अकाउंट में। ठीक है, मृत साझेदार तथा और जो उसके सहित जो सभी साझेदार हैं उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो क्या है, ख्याति की गणना का, ख्याति की गणना का भारित औसत विधि पर, ख्याति की गणना का भारित औसत विधि का प्रयोग किया जाता है जब, कब, या तो कब किया जाता है, लाभ बढ़ने की प्रवृत्ति है, या तो लाभ बढ़ने की प्रवृत्ति है, लाभ या घटने की प्रवृत्ति है, दो ही बात होनी चाहिए। ख्याति की गणना का भारित औसत विधि का प्रयोग, भारित औसत विधि का प्रयोग किया जाता है जब लाभ बढ़ने की प्रवृत्ति है, जब क्या, लाभ बढ़ने की प्रवृत्ति है, लाभ घटने की प्रवृत्ति है। ठीक है, फर्म के समापन की दशा में वसूली खाते को डेबिट किया जाता है। फर्म की जो समापन की दशा में वसूली खाते को डेबिट किया जाता है। कैसे? बेची जाने वाली सभी संपत्तियों से, बेची जाने वाली सभी संपत्तियों से क्या है, उसे डेबिट किया जाता है। बेची जाने वाली सभी संपत्तियों से उसे डेबिट किया जाता है। किसे? फर्म के समापन की दशा में वसूली खाते को क्या है, बेची जाने वाली सभी संपत्तियों से डेबिट किया जाता है, यानी उसका भरपाई की जाती है। साझेदारी फर्म के पुनर्गठन पर, साझेदारी फर्म के पुनर्गठन पर अधिलिखित संपत्ति का लेखा करने पर होगा। क्या होगा? किसको? पुराने साझेदारों को लाभ नहीं, वर्तमान साझेदारों को लाभ होगा। ठीक है, किसको लाभ होगा? वर्तमान साझेदार को। कब होगा? जब साझेदारी फर्म के कोई पार्टनर है, साझेदारी फर्म है, उसके फर्म के पुनर्गठन पर अधिलिखित संपत्ति का लेखा करने पर वर्तमान साझेदार को लाभ होगा। फर्म के लिए साझेदार के आहरण पर ब्याज, फर्म के लिए साझेदार के आहरण पर ब्याज क्या कहलाता है? आय। फर्म के साझेदार के आहरण पर ब्याज आय, ठीक है, कहलाता है। एक क्लब द्वारा प्राप्त आजीवन सदस्यता शुल्क को दिखाया जाता है। एक क्लब द्वारा प्राप्त आजीवन सदस्यता शुल्क को दिखाया जाता है किसमें? आर्थिक चिट्ठा में। एक क्लब द्वारा प्राप्त आजीवन सदस्यता शुल्क को एक आर्थिक चिट्ठा में दर्शाया जाता है। समापन व्यय को वसूली खाते में, वसूली खाते के किस पक्ष में लिखा जाता है? डेबिट पक्ष में लिखा जाता है। समापन व्यय को वसूली खाते के डेबिट पक्ष में लिखा जाता है। ठीक है, यानी जो समापन करेंगे तो उसके जो वसूली खाते होंगे उनको हम क्या, खर्चों में लिखेंगे? भाई डेबिट में लिखेंगे। खर्चों को ही डेबिट किया जाता है, घटाते हैं मतलब। ठीक है, क्रेडिट मतलब आना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक गैर व्यापारिक संस्था के लिए मानदेय होता है कि
क्या होता है उसके लिए, जो मानदेय है वो क्या होता है, वो एक व्यय होता है। ठीक है, एक व्यय होता है। फर्म के विघटन के समय संपत्तियों का पुस्तकीय मूल्य वसूली खाते के किस पक्ष में लिखा जाता है, तो वो क्या लिखा जाता है, डेबिट पक्ष में लिखा जाता है। फर्म के विघटन पर बैंक अधिविकर्ष को हस्तांतरित करेंगे। बैंक अधिविकर्ष को हस्तांतरित करेंगे, क्या, किस में करेंगे, बैंक खाते में। फर्म के विघटन पर बैंक अधिविकर्ष को हस्तांतरित करेंगे बैंक खाते में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी साझेदार की सेवानिवृत्ति पर अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार के पूंजी खाते को जमा किया जाएगा किसमें, उसके भाग की ख्याति के साथ। ठीक है, उसे जमा किया जाएगा किसमें, किसी साझेदार की सेवानिवृत्ति पर अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार के पूंजी खाते को जमा किया जाएगा। फर्म के विघटन पर साझेदारों के पूंजी खाते बंद किए जाते हैं। फर्म के विघटन पर साझेदारों के पूंजी खाते बंद किए जाते हैं, क्या, बैंक रोकड़ खाते के माध्यम से। सी, बैंक रोकड़ खाते के माध्यम से क्या है, फर्म के विघटन पर साझेदारों के पूंजी खाते बंद किए जाते हैं। पुनर्गठन खाता या लाभ हानि समायोजन खाता है। पुनर्मूल्यांकन खाता या लाभ हानि समायोजन खाता क्या है, एक नाम मात्र अकाउंट है। पुनर्मूल्यांकन खाता या लाभ हानि खाता समायोजन खाता क्या है, एक नाम मात्र अकाउंट है। त्याग अनुपात निकालना पड़ता है, कैसे, त्याग अनुपात निकालना पड़ता है साझेदार के प्रवेश के समय। जब साझेदार की एंट्री होती है तो क्या है, त्याग अनुपात निकालना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है भाई, साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर साझेदारों के अवकाश ग्रहण करने पर संपत्ति एवं दायित्वों के मूल्यों में समायोजन के लाभ पूंजी खाते में जमा किए जाने चाहिए। ठीक है, इससे क्या होगा, सभी साझेदारों के पुराने लाभ विभाजन के अनुपात में क्या होगा, जमा किए जाने चाहिए। सभी साझेदारों के पुराने लाभ विभाजन के अनुपात में इनको जमा किया जाना चाहिए। ठीक है, तो 26 क्वेश्चन, अवकाश ग्रहण के समय पुनर्मूल्यांकन के लाभ और हानि को वहन किया जाता है, क्या, सभी साझेदारों द्वारा वहन किया जाता है। अवकाश ग्रहण के समय पुनर्मूल्यांकन के लाभ और हानि को वहन किया जाता है किसमें, सभी साझेदारों द्वारा वहन किया जाता है। तो क्या है 27 क्या, नए साझेदार द्वारा ख्याति के लिए लाई गई नगद वर्तमान राशि साझेदार में किस अनुपात में बांटी जाती है, वो क्या है, त्याग अनुपात में बांटी जाती है। जो नए नकदी राशि वर्तमान साझेदारों में किस अनुपात में बांटी जाती है, त्याग अनुपात में बांटी जाती है। ठीक है, 28 क्या है, निम्नलिखित में से किसे वसूली खाते में हस्तांतरित
नहीं किया जा सकता। तो किसी रोकड़ शेष खाते के शेष को, संचय कोष को, लाभ हानि खाते के शेष को, उपयुक्त सभी को क्या है, वसूली खाते में हस्तांतरित नहीं किया जा सकता। रोकड़ खाते के शेष को, संचय कोष को, लाभ हानि खाते के शेष को, सभी को क्या है, वसूली खाते में हस्तांतरित नहीं किया जा सकता। उसके बाद है MLA, 3 है, ये 3 पार्टनर है, इनका ये हिस्सा है, अंश है, मतलब इस हिसाब से इन पूंजी लगा उन्होंने कुल मतलब मिला के न तीनों ने क्या है 96,000 रुपये लगा रखे बिजनेस में। नहीं भाई, जीवन बीमा पॉलिसी में, ठीक है, एक पॉलिसी ले ली न, जीवन बीमा पॉलिसी ले रखी तीनों ने मिला के, और ये इसका हिस्सा है इनका, ठीक है। एक की मृत्यु हो जाती है, तो जीवन बीमा पॉलिसी ले रखी है तो एक की मृत्यु हो जाती है, यानी क्या है, एक हो भाई कितने रुपए, इसका मतलब क्या पूछने का, एक की मृत्यु हो जाती है तो जो जिस हिसाब से एक का हिस्सा है उसके अकॉर्डिंग इसको कितने रुपए मिलेंगे, ठीक है। टोटल कितने हो गए 9, 1 मिनट भाई, टोटल कितने हो गए 9 प्लस में 4 प्लस में 3, टोटल कितने हो गए 16 हो गए, ठीक है। यानी इस 16 की वैल्यू, टोटल रुपए कितने हो गए 96,000 रुपये, ठीक है। तो 16 की वैल्यू 96,000, तो एक की वैल्यू क्या होगी 16 पंजे 16 छिके 96, ठीक है। एक की वैल्यू 6,000 रुपये, तो एक की वैल्यू कितनी होगी 6,000 रुपये, ठीक है। तो एक की वैल्यू कितनी होगी 6,000 रुपये। तो अब पूछा क्या है, ए की मृत्यु हो जाती है, यानी ए का हिस्सा कितना है, ए का हिस्सा कितना है 3 है, तो ए का हिस्सा 3 है, तो एक की वैल्यू 6,000 है और 3 की वैल्यू कितनी होगी 6 3 18,000, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा 18,000, ठीक है। ए की मृत्यु हो जाती है तो इसका हिस्सा कितना मिलेगा, इसको 18,000 मिलेगा। उसके बाद है अंशों के अधिमूल्य पर निर्गमन को कहा जाता है। अंशों के अधिमूल्य पर निर्गमन को कहा जाता है क्या, पूंजीगत लाभ, पूंजीगत हानि, तो क्या कहा जाता है पूंजीगत लाभ। अंशों के अधिमूल्य पर निर्गमन को कहा जाता है अंशों पूंजीगत लाभ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंश आवेदन खाता। अंश आवेदन खाता क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अंश आवेदन, तो क्या है भाई अंश आवेदन अकाउंट, ठीक है। इसमें क्या है अंश हिस्सा, उसके आवेदन का अकाउंट क्या है, वो एक भाई व्यक्तिगत अकाउंट होगा वो तो, ठीक है। क्या होगा व्यक्तिगत अकाउंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इसमें क्या है कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत एक कंपनी निर्गमित कर सकती है क्या समता अंश निर्गमित कर सकती है, पूर्वाधिकार अंश भी निर्गमित कर सकती है। कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत एक कंपनी निर्गमित कर सकती है क्या समता अंश और पूर्वाधिकार अंश, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है भाई, जब अंश खाते का शेष अंशों के पुनर्निर्गमन के बाद हस्तांतरित किया जाता है तो क्या है पूंजी संचय अकाउंट कहलाता है। तो क्या कहलाता है पूंजी संचय अकाउंट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋण पत्रधारी को मिलता है, क्या मिलता है ऋण पत्रधारी को, क्या मिलता है ऋण पत्रधारी को भाई, ऋण पत्रधारी को मिलता है क्या ब्याज, जो ऋण देता है, ठीक है, उसे ऋण प्राप्त होगा, ब्याज प्राप्त होगा उसका। ऋण पत्रधारियों को कंपनी का, तो ऋण पत्रधारियों को क्या है कंपनी का डैश कहा जाता है, क्या कहा जाता है ऋण पत्रधारियों को कंपनी का क्या, वो क्या है लेनदार कहा जाता है, ठीक है। ऋण पत्रधारियों को कंपनी का
क्या कहा जाता है, लेनदार कहा जाता है। ठीक है। यदि कंपनी अधिनियम 2013 की तालिका F अपनाई गई है तो अग्रिम दत्त राशि पर कंपनी द्वारा प्रति वर्ष अधिक से अधिक ब्याज चुकाया जाएगा। ठीक है। अग्रिम दत्त राशि पर कंपनी द्वारा प्रति वर्ष अधिक से अधिक ब्याज चुकाया जाएगा। तो कितना परसेंट? 12% ब्याज, 12% चुकाया जाएगा। एक कंपनी अपने अंशों को कंपनी अधिनियम 2013 की किस धारा के अंतर्गत प्रीमियम पर जारी करती है? एक कंपनी अपने अंशों को कंपनी अधिनियम 2013 की धारा के अनुसार धारा के अंतर्गत प्रीमियम पर करती है। वो क्या है? 53। अंशों को निर्गमित नहीं किया जा सकता। अंशों को निर्गमित नहीं किया जा सकता। अंशों को निर्गमित नहीं किया जा सकता। किस पर? समतुल्य प्रीमियम कटौती पर। कटौती पर क्या है? अंशों को निर्गमित नहीं किया जा सकता। तो ऋण पत्रों का निर्गमन किया जाता है। ऋण पत्रों का निर्गमन किया जा सकता है किस पर? सममूल्य पर, प्रीमियम पर, कटौती पर ऋण पत्रों का निर्गमन किया जा सकता है। ऋण पत्रों का शोधन किया जा सकता है। लाभ में से भी शोधन किया जा सकता है, पूंजी से भी, प्रावधान से भी। ऋण पत्रों का शोधन तीनों के द्वारा किया जा सकता है। ये सभी वित्तीय विवरण होते हैं। वित्तीय विवरण क्या होते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वित्तीय विवरण क्या होते हैं? प्रत्यक्षित तथ्य भी नहीं, अभिलेख तथ्य होते हैं। वित्तीय विवरण क्या है? अभिलेख तथ्य होते हैं। अभिलेखित तथ्य होते हैं वित्तीय विवरण। प्रक्रिया के आधार पर निम्न में से कौन वित्तीय विश्लेषण का प्रकार है? ए और बी दोनों। क्षैतिज विश्लेषण, शीर्ष विश्लेषण, दोनों क्या है? प्रक्रिया के आधार पर वित्तीय विश्लेषण के प्रकार है। गैर व्यापारिक संस्थान में अधिक लेन देन होते हैं कि किसमें? कैश में। ठीक है। गैर व्यापारिक संस्थान में अधिक लेन देन होते हैं कैश में, नगद लेन देन होते हैं। निम्न में से कौन सा व्यापार चालू अनुपात में सुधार लाएगा? निम्न में से कौन सा व्यापार चालू अनुपात में सुधार लाएगा? वो कौन सा है? लेनदारों को भुगतान। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक कंपनी में सदस्यों का दायित्व सीमित होता है। एक कंपनी में सदस्यों का दायित्व सीमित होता है, क्या यह सही है? तो क्या है? हाँ, एक कंपनी में सदस्यों का दायित्व सीमित होता है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋण पत्र भाग होता है। ऋण पत्र जो है वो एक हिस्सा होता है किसका? ऋण पत्र। अंश पूंजी का भी नहीं, दीर्घकालीन उधार। हाँ, क्योंकि थोड़े समय के लिए तो ज़्यादा समय के लिए कोई उधारी दी जाती है, ली जाती, तो उसके लिए क्या है कि ऋण पत्र तैयार होता है। तो क्या? दीर्घकालीन उधार के लिए ऋण पत्र एक उसका हिस्सा है। तुलनात्मक विवरणों को यह भी कहते हैं, जो तुलनात्मक विवरण है, तुलनात्मक विवरणों को क्या कहते हैं? क्षैतिज समांतर विश्लेषण। तो क्षैतिज समांतर विश्लेषण तुलनात्मक विवरणों को कहते हैं, क्षैतिज समानांतर विश्लेषण। ठीक है। उसके बाद 48 क्वेश्चन क्या है इसमें? स्वयं
स्वयं के ऋण पत्र वे ऋण पत्र हैं जिन्हें कंपनी क्या है, आंसर सी, वो क्या है, बाजार से खरीदती है। स्वयं के ऋण पत्र वे ऋण पत्र है जिन्हें कंपनी बाजार से खरीदती है और निवेश के रूप में अपने पास रखती है। ठीक है, बाजार से खरीदती है और निवेश के रूप में अपने पास रखती है, वो क्या है, स्वयं के ऋण पत्र है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सम विच्छेद विश्लेषण क्या दर्शाता है। सम विच्छेद विश्लेषण में लागत और विक्रय के बीच संबंध दर्शाता है। लागत और विक्रय के बीच संबंध दर्शाता है सम विच्छेद विश्लेषण। सम विच्छेद विश्लेषण क्या है, लागत और विक्रय के बीच संबंध दर्शाता है। परिवर्तनशील पूंजी खाते को क्रेडिट किया जाता है। परिवर्तनशील पूंजी खाते को क्या क्रेडिट किया जाता है, पूंजी पर ब्याज से, वर्ष के लाभ से, साझेदारों के पारिश्रमिक से। पूंजी पर ब्याज से, वर्ष के लाभ से, साझेदारी के पारिश्रमिक से, इन सभी से क्या है, परिवर्तनशील पूंजी खाते को क्रेडिट